गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ग्लेशियर डिपोजिशन में बनने वाले लैंड फीचर्स के बारे में। ग्लेशियर डिपोजिशन के लैंड फीचर में दो प्रकार के प्रमुख निक्षेप हमने देखे थे, जिनमें बात की थी स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड डिपोजिशन। अनस्ट्रेटिफाइड डिपोजिशन के ऊपर हमने पहले बात की, जिनमें ड्रिमलिन है और एरेट्स हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो हिमोड हैं, ये अलग अलग प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट ऑफ डिपोजिशन। स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट उस प्रकार बने हुए निक्षेपण होते हैं जब ग्लेशियर के मेल्ट होने से बर्फ़ के साथ साथ पानी का प्रवाह भी बढ़ जाता है। यानी जब आइस मेल्ट होती है तो वाटर अवेलेबिलिटी अधिक होने के कारण लगातार जो हिमोड होते हैं वो अपर्दित होना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे अपर्दन का जो दर है, रेट ऑफ इरोजन है, वो लगातार एक्सटेंड करने लगती है। और इस प्रकार जो बहता हुआ जल है वो अधिक अच्छे प्रकार से वर्गीकृत करते हुए जो सेडिमेंटेशन है उनको अलग करता है, जबकि हिमानी जो होती है वो सभी को एक साथ मिलाकर के अपर्दन करती है। जैसे कंकड़, पत्थर, महीन, चूर्ण है, सभी का एक साथ अपर्दन करती है। लेकिन जो बहता हुआ जल होता है, जैसे नदी का है, वो एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपर्दन करके उन पदार्थों का परिवहन करना प्रारंभ करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड डिपोजिशन है वो एक प्रकार से ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद होते हैं, और ये भी इसके जो हिमानी के आगे के भाग में जमा हुआ जो हिमोड होता है उसका अपर्दन होना प्रारंभ होता है। इसके अपर्दन होने से कुछ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन स्थलाकृतियों में सबसे पहली और प्रमुख स्थलाकृति आती है कैटल्स। ये जो कैटल्स हैं ये उस समय बनते हैं जब हिमानी का कोई बड़ा भाग टूटकर अलग हो जाता है, जैसे आइसबर्ग होते हैं महासागर में। ठीक उसी प्रकार अगर धरातल पे भी कोई टूट के भाग अलग हो जाता है और वो पहले से जमा निक्षेप के ऊपर धंस जाता है, समझ रहे हैं, पहले से कोई निक्षेप जमा हुआ है गाद मिट्टी का, कंकड़ पत्थर का, उसके ऊपर वो बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो करके धंस गया है वहाँ पर। अब उसके धंसाव से जितनी जगह उसने घेर रखी थी वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, और जैसे जैसे आइस मेल्ट होती जाती है वो गड्ढा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। और इस प्रकार चारों ओर का जब निक्षेप है वो सूख के हार्ड हो जाता है और बीच में वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ दिखाई पड़ता है। इसे ही कैटल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ दिखाया गया, ये चारों ओर क्या है, ये निक्षेप हैं, हिमानी के द्वारा किए गए निक्षेप हैं। इन निक्षेप के बीच में यहाँ पर एक जो आइस का पार्ट है वो यहाँ पे जमा हुआ था, टूट के अलग होकर के ये आइस का टुकड़ा है एक। अब टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, ये आइस का जो आइस क्यूब है ये धीरे धीरे मेल्ट हुआ है, और मेल्ट होने के बाद में यहाँ पर उसके स्थान पे एक गहरा गर्त बना है, एक गड्ढा बना हुआ है। इसी गड्ढे को हम कैटल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसको कैटली भी कहा गया है। यहाँ पर जब बारिश के दिनों में जल भर जाता है तो ये एक झील का नाम रूप ले लेता है, जिसे कैटल्स लेक भी बोला जाता है। ये देखिए, पहले बर्फ़ एक इमेज में यहाँ पर बर्फ़ का टुकड़ा जमा हुआ है, दूसरे में आइस मेल्ट होने से ये गहरा गड्ढा बना हुआ है। देन सेकंड जो मॉर्फोलॉजी है, सेकंड टाइप के जो हमारे लैंडस्केप बनता है, ये है हिमनदीय कटक, या इसको एस्कर बोला जाता है। एस्कर क्या होते हैं कि हिम नदी घाटी के क्षेत्रों में या जो ग्लेशियर हैं उनके रीजन में रेत और बजरी के बने हुए लंबे लंबे विभिन्न आकृतियों में फैले हुए कटक होते हैं, जिन्हें एस्कर के नाम से जाना जाता है। कई बार माना जाता है कि एस्कर का निर्माण हिमनद के नीचे बहने वाली जल धाराओं की निक्षेपण क्रिया से हुआ है।
इसे सब ग्लेशियल स्ट्रीम्स कहा जाता है। इनके निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ये सरिताएं घाटी की तली में लंबी और खोखली सुरंगें बनाती हैं। जब हिमनद के मार्ग में कोई टीला आ जाता है तो इन अधोहिमानी सरिताओं का निकास नहीं मिल पाता है, यानी एग्जिट नहीं होता है, इसलिए ये वहाँ पर निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस प्रकार के निक्षेप की लंबी लंबी जो कतारें, कटक, रिज जो देखने को मिलती हैं उसे एस्कर का नाम दिया जाता है। एस्कर में प्राप्त जो मलबा होता है वो इस प्रकार का होता है, इसकी उससे सड़क बनाने का जो कार्य है वो बड़े आसानी से किया जा सकता है, यानी कि पक्की सड़कें बनाने के लिए मटेरियल प्राप्त होता है। ये एस्कर की एक इम्पोर्टेंस है, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए इसकी ये। इसके बाद की जो आकृति आती है उसको बोला जाता है केम। हिमानी के आगे के भाग में निकलने वाली जलधाराएं बजरी, बालू और ऊंचे नीचे टीलों के रूप में जमा कर देती हैं। यानी हिमानी के आगे के भाग में जो जलधाराएं निकलती हैं हिमानी के पिघलने के बाद में, वो क्या करती हैं, हिमानी के साथ ला गए निक्षेपों को आगे की ओर विभिन्न आकार के टीलों के रूप में उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। महीन सामग्री से बने इन टीलों को केम कहा जाता है। यानी सबसे बारीक स्वरूप में जब वो सामग्री आगे जाती है जल के द्वारा, उनसे जो जमाव होता है, निक्षेप होता है, उसे केम कहा जाता है। कई बार ये घाटी के किनारों की ओर भी देखने को मिलते हैं। इनको घाटी के किनारों की ओर जब ये लंबा और वृहत आकार में फैल करके बना हुआ होता है, जिसे केम चबूतरा, केम टेरेस भी कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट फीचर आता है इसमें आउटवाश प्लेन। ये आउटवाश प्लेन है, ये लगभग जल की, हिमानी की निक्षेपण और परिवहन दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका एक संयुक्त स्थलाकृति का निर्माण है। ये हिमनदी के पिघलने से उत्पन्न जल अपने सैल मलबे के साथ अंतिम हिमोड के पीछे जब इकट्ठा हो जाता है, देखिए यहाँ हम समझ पा रहे हैं अंतिम हिमोड कौन सा था हमारा, जो लेटरल हिमोड हमने जो जाना था। अब देखिए लेटरल मोरेन जो हमने पढ़ा था, अंतिम हिमोड, जहाँ हिमानी स्नो लाइन तक पहुँचती है, वहाँ पर हिमानी के साथ में जो मलबा आता है उसे हम अंतिम हिमोड का नाम देते हैं। अब वो हिमोड इतना अधिक है कि उसने हिमानी के मेल्ट हुए जल को या हिमानी के नीचे प्रवाहित होने वाले जल को आगे जाने से रोक रखा है। उसने आगे जाने के ऊपर उसके रोक लगा रखी है, एक बांध के रूप में वो जमा हुआ है। अब लगातार आइस मेल्ट होते रहने से, हिमानी के पिघलते रहने से उस अवरोधन के पीछे, अंतिम हिमोड का जो अवरोधन है कंकड़ पत्थरों का, मिट्टी का, उसके पीछे जल की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि यह जल इतना अधिक हो जाता है कि उस अंतिम हिमोड का जो बैरियर है, अवरोध है, उसको तोड़कर उसके ऊपर से बहना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उसके ऊपर से बहता है तो ये हिमोड का अपर्दन करना भी प्रारंभ करता है और यह अपर्दन की गई सामग्री को आगे के क्षेत्रों में धीरे धीरे निक्षेप करना शुरू कर देता है। और इस प्रकार के निक्षेप से एक मैदान का निर्माण होता है जिसे हिमधौत मैदान कहा जाता है, आउटवाश प्लेन बोला जाता है। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से हम समझ पाएंगे, ये डायग्राम में जो तलछट जमा हो रखे हैं, मैं जिनको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये सभी क्या हैं, हिमानी के द्वारा जमा किए गए निक्षेप हैं, तलछट हैं। दूसरा यहाँ पर ब्लू कलर से जो दिखाया जा रहा है ये जल भराव है, हिमानी के मेल्ट होने से इस हिमोड के पीछे यहाँ पे जल भराव हुआ है। अब ये लगातार बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये इतनी मात्रा में बढ़ जाएगा कि इसको क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देगा। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये अपने साथ में इस भाग से, यहाँ से अपर्दन पदार्थों को अपने साथ लेता है, कंकड़ पत्थरों को साथ लेता है, उनको आगे के पार्ट में निक्षेप करना प्रारंभ कर देता है। जब आगे के भाग में निक्षेप होता है तो ये एक मैदान का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इस मैदान को ही आउटवाश प्लेन का नाम दिया जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है इस कड़ी में, यहाँ से आउटवाश प्लेन। ये देखिए एक संयुक्त टाइप का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कैटल हैं, आउटवाश प्लेन हैं और लेक हैं, एस्कर हैं, यहाँ तक कि ड्रमलिन है, इनको भी दिखाया गया है। ये सभी जो ग्लेशियर से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनको एक ही डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया गया है।
यहाँ पर हमारा ग्लेशियर वर्क का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है बच्चों। अब से पहले हमने ग्लेशियर के एक वीडियो थी जिसमें हमने बात की थी इसके सेडिमेंटेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके इरोजन वर्क के बारे में बात की थी, और इससे एक पहले के वीडियो में हमने बात की थी जो ग्लेशियर हैं, इन ग्लेशियर के टाइप, ग्लेशियर के बनने की प्रक्रियाएं और ग्लेशियर में किस प्रकार की गति पाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग भागों में इस लेसन को बांट करके हमने स्टडी किया है। अब तक आप लोग इस लेसन से रिलेटेड अपना जो असाइनमेंट वर्क है उसको पूरा करेंगे। इस लेसन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बच्चों यही बनता है कि हिम नदी की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए हिम नदी के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों का सहचित्र वर्णन करें, या हिम नदी के प्रकार का वर्णन करते हुए हिम नदी के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट जो निकालना है वो यही निकालना है। पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर कैसे बनते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन स्वरूप हो जाएगा। इसके बाद में हम टाइप ऑफ ग्लेशियर पे जाएं और फिर वर्क ऑफ ग्लेशियर पे। जब वर्क ऑफ ग्लेशियर की बात करते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब वर्क की बात आती है वो वर्क ऑफ विंड है, वर्क ऑफ रिवर है, वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है एंड वर्क ऑफ ग्लेशियर है। तो सभी के वर्क में 3 टाइप के वर्क हैं, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ वर्क हैं। जैसे फर्स्ट है इरोजनल वर्क, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशनल वर्क और थर्ड है डिपोजिशनल वर्क। सभी के 3 जो अलग अलग प्रमुख कार्य हैं इनके बारे में हमें बताना है, अपरदन के कार्य, परिवहन के और निक्षेप के। सभी के अंदर कॉमन है यहाँ तक का। इसके बाद में फिर लेसन से रिलेटेड आएगा, हवा में पूछा है तो वो कैसे अपरदन करती है, कैसे परिवहन करती, कैसे निक्षेपण करती है। इसी प्रकार फिर नदी का, और इसी प्रकार हम ऐसे ग्लेशियर के बारे में बताएंगे। ग्लेशियर के अपरदन कैसे होगा, तो ग्लेशियर अपरदन करता है अपघर्षण से और उत्पाटन की प्रक्रिया से, ये सबसे अलग है। इसी प्रकार हवा करती है उड़ा करके, पानी करता है बहा करके। तो अपरदन का कार्य और परिवहन का कार्य इन सब का डिफरेंट हो जाता है। और फिर बाद में निक्षेपण आता है। हम किसी के भी निक्षेपण के बारे में बात करते हैं तो निक्षेपण तभी होता है जब मार्ग में कोई रुकावट आती है, कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, चाहे वो हवा हो, बहता हुआ जल हो या फिर हिम नदी हो। हिम नदी के मेल्ट होने से भी रुकावट पैदा होती है और ये एक प्रकार से अपरदन का स्वरूप जो है वो निक्षेपण में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ तक का आपको ये काम अपना कंप्लीट करना है बच्चों, ये असाइनमेंट अपने पूरे करने हैं। इसके बाद में हमारा एक लेसन रहता है जो सागरीय तरंगों के कार्य का है। हम 2 से 3 वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। देन हम कुछ